नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूँ आपका होस्ट मयंक साव। और आज का मेरा वीडियो अकाउंटेंसी का है, जिसके अंदर हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे और उस चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, बात को समझते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ, पहले आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या और ये क्यों डिफिकल्ट होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, आप लोग इसे तोड़कर समझिए। बिल यानी कि आप मान लीजिए दुकानदार हो और आपने कुछ सामान बेचा और सामान के बदले आपने कस्टमर को सामान के साथ एक बिल दे दिया, एक रिटर्न नोट दे दिया कि उस सामान का इतना प्राइस है। अब उस बिल को देखकर कस्टमर ने आपको उतना पैसा दे दिया, यानी कि बिल के बदले उसके एक्सचेंज में आपको क्या दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। पैसा किस फॉर्म में दिया जा रहा है, हो सकता है वो चेक में दिया जा रहा हो सकता है वो कैश के रूप में दिया जा रहा हो। तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर कोई कस्टमर आपसे नगद में ले रहा है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपसे उधार में खरीद रहा है सामान, उधार में सामान ले रहा हो और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं ले रहा है, तो वो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में बोले कि नहीं, मैंने तो आपसे किसी तरह का प्रोडक्ट लिया ही नहीं, प्रोडक्ट लिया नहीं तो पैसे तो बने नहीं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी निर्माण इसीलिए हुआ है ताकि आपसे जो प्रोडक्ट कोई उधार में खरीदा है और आप उसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि बिल दे देते हो और उस बिल में वो साइन करके आपको वापस कर देता है कि मैं इतने टाइम के बाद आपको आपके बाकी पैसे दे दूंगा। तो वो एक तरह का प्रॉमिस कर रहा है या फिर वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहा है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जा रहा है जिसमें उसने प्रॉमिस किया है कस्टमर ने कि आपको वो पैसे लाकर देगा इतने दिन के बाद। हो सकता है वो 2 महीने बाद दे, हो सकता है वो 90 डेज के बाद दे। ये उसका टाइम पे डिपेंड करता है कि उसने टाइम कितना मांगा है उस पैसे को देने के लिए। तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल्स में और डीप में थोड़ा समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और आपका बेसिक जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटन ऑर्डर, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन ऑर्डर है जो यूज होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। जो सबसे पहला यूज होता है वो होता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, कि अगर कोई सामान बाहर से एक्सपोर्ट हो रहा है और या फिर अंदर से बाहर जा रहा है या फिर भारत से इंपोर्ट हो रहा है, तो उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज का जरूरत पड़ता है। क्योंकि वो जो व्यापारी है दोनों अलग अलग देश के हैं, अलग अलग कंट्री के हैं, तो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, इसलिए वहां पे वो लोग बिल्स का यूज करते हैं कि उन्होंने उस सामान का पैसा दे दिया, बिल दे दिया उस सामान के साथ, और उस आदमी ने अपने कंट्री में जाके वो पैसा उस बिल के थ्रू, उस बिल को देखकर पैसे वापस कर दिए, उस बिल में जितना भी अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बताएगी कि एक पार्टी वो जो पैसा फिक्स बताता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए उस सामान के बदले, और दूसरा पार्टी वो जो उस सामान का पैसा देता है या फिर उधार में लेकर जा रहा है, लेकिन एक टाइम दे देता है कि मैं इतने टाइम के बाद आपको पैसे दूंगा। तो ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज किसके तरह सिमिलर भी होता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज आर सिमिलर टू चेक्स। बिल ऑफ एक्सचेंज सिमिलर होता है एक चेक के साथ, और उसका एक और सिमिलरेशन होता है, वो होता है सिमिलर प्रॉमिसरी नोट का, जिसमें आप प्रॉमिस करते हो अपने डेटर को कि वो आपको पैसे देगा, यानी कि क्रेडिटर को जिससे आप पैसे ले रहे हो उसको आप प्रॉमिस करते हो, जिससे आप सामान उधार में खरीदे हो उसको आप प्रॉमिस करते हो साइन करके उस बिल के अंदर कि आपको वो पैसे इतने टाइम के बाद मिल जाएंगे या फिर वो आपको लाकर दे देगा, चाहे चेक के थ्रू हो या कैश के थ्रू हो। आपको नीचे पिक्चर में भी समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए ये हाथ वाला आपका कस्टमर है और ये हाथ आप हो, यानी कि आप उसके क्रेडिटर हो। वो आपको पैसे दे रहा है, चाहे वो चेक के थ्रू हो या फिर कैश के थ्रू हो, ठीक है।
तो जो ड्रॉई होता है यानी कि जो पैसे देता है उसको हम लोग ड्रॉई कहते हैं, और जो पैसे लेता है उसको हम लोग ड्रॉवर कहते हैं। तो इसको अब हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो या तो एक इंडिविजुअल करता है, हो सकता है जो मालिक है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड का बारे में बात हो रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड है, उसने आपका उस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल में मालिक है जिसने उस प्रोडक्ट को बेचा है, वो बिल के साथ अपने किसी एक आदमी को भेज देता है कि जाओ तुम उससे पैसे ले लेना, या फिर वो बैंक को पैसे दे देता है, बिल दे देता है, बीआर, बिल्स रिसीवेबल दे देता है, ताकि बैंक एक टाइम पे आपसे यानी कि उसके कस्टमर से पैसे ले ले, ठीक है। या तो ये बैंक करता है या तो कोई इंडिविजुअल करता है। ये ट्रांसफर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ये इनमें इन दोनों का हाथ होता है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज अभी तक इतना समझ में आया। अब समझते हैं एक बार और तरीके से, दूसरे तरीके से, कि इसके अंदर इन्वॉल्व क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्टीज होते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो नहीं समझ में तो वीडियो को फिर से चला कर देखिए, आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। बैकवर्ड करके देखिए, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा तो फिर हो सकता है कि आपका फोकस बहुत कम है, आपका फोकस वीडियो पे नहीं है, आपका फोकस लेक्चर पे नहीं है, आपका फोकस कहीं और है। तो प्लीज अगर आप इसे समझ रहे हो, आपने सर्च किया और आप मेरे वीडियो पे आए हो, तो इसे पूरे फोकस के साथ देखिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आपको किसी दूसरे वीडियोज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा पूरे फोकस के साथ, और चाहो तो आप अपना स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स बना सकते हो साथ में। आप समझते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कैन इन्वॉल्व अप टू 3 पार्टीज। बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो है वो 3 पार्टीज में इन्वॉल्व होता है। पहला ड्रॉई। ड्रॉई कौन? जो पार्टी पे कर रहा है, मतलब कि कस्टमर, जो कस्टमर बिल के बदले आपको पैसे पे कर रहा है, जितना भी आपने अमाउंट लिखा है बिल के अंदर, ठीक है। दूसरा पेई, जो पैसे रिसीव कर रहा है, जो पैसे रिसीव कर रहा है वो होता है पेई। फिर तीसरा कौन आता है? जिसने पैसे रिसीव किए और जिसे वो पैसे जाकर देगा, वो होता है ड्रॉवर। ड्रॉवर यानी कि मान लीजिए कि आप मालिक हो, दुकान का आप मालिक हो, आपने किसी दूसरे आदमी को भेजा बिल एक देकर, बिल्स रिसीवेबल देके, कि उस आदमी को जाके दे दो, वो तुम्हें पैसे देगा और तुम मुझे लाकर पैसे दे देना। तो यहाँ पे जो पेई हो रहा है वो थर्ड पार्टी हो रहा है जिसने उसे भेजा है, जिसे उसने भेजा है कि जाके तुम पैसे ले लो। हो सकता है वो पेई आपका बैंक हो सकता है कोई रैंडम आपकी दुकान में काम करने वाला लड़का हो, या कोई भी हो जिसे आपने भेजा कि जाओ तुम उस पार्टी से पैसे लेकर मुझे दे दो, ठीक है। जो दे रहा है वो होता है ड्रॉई, जो पैसे लेकर आ रहा है वो होता है पेई, और जिसको पैसे मिल रहे हैं वो होता है ड्रॉवर, ठीक है। ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक तरह से एक छोटा सा ये भी होता है कि ड्रॉवर जो होता है जो पैसे लेता है, और ड्रॉई जो होता है वो पैसे देता है, ठीक है। ये भी एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं शॉर्ट में, अगर हम लोग थर्ड पार्टी को इंक्लूड ना करें तो। The drawer and the payee are the same entity. The drawer और the payee same entity में आता है, क्योंकि वो भी पैसे ले रहा है और जिसे उसने भेजा है वो भी उससे ही पैसे ले रहा है। तो एक तरह से वो दोनों सेम होता है, पेई और ड्रॉवर सेम होता है, ठीक है। इसमें बस नाम का फर्क है, ठीक है। ड्रॉवर ट्रांसफर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज टू अ थर्ड पार्टी पेई, यानी कि जो ड्रॉवर है वो अपना बिल उस थर्ड पार्टी को दे देता है ताकि वो जाके उस सेकंड पार्टी से ले ले, जो एक्चुअल में उसका कस्टमर है, जिसके लिए वो पैसे दिया है, बिल दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम लोग एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो डेटर्स जो होता है वो इनडेप्टनेस को समझाने की कोशिश करता है, या फिर उसे क्लियर करने की कोशिश करता है अपने क्रेडिटर से। उसका जो क्रेडिटर होता है, यानी कि उसने जहां से सामान खरीदे हैं उसके पास जो डेब्ट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करता है, और वो एक रिटन डॉक्यूमेंट आउटलाइन होता है, यानी कि बिल जो होता है वो रिटन फॉर्म में होता है। यहाँ पे फ्रिक्वेंटली, और ये सबसे ज्यादा यूज होता है, फ्रिक्वेंटली यूज होता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, जहां पे गुड्स और सर्विस के बदले उसे पैसे पे करने होते हैं। While a bill of exchange
is not a contract itself. The involved party can use it to fulfill the terms of contract. ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता है, लेकिन पार्टी इसको इन्वॉल्व करता है एक कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिल में ही। ये एक टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाता है। कई बार ये वैसे होता तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसे बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर पार्टी अगर उस बिल रिसीवेबल को या बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर उस पर साइन नहीं करता है और उधार लेकर चला जाता है, तो वो ये ऐसा कह सकता है कि नहीं भाई, मैंने तो तुमसे पैसे लिए नहीं, ना ही तुमसे किसी तरह का प्रोडक्ट लिया, और मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तो किस बात का पैसा जब मैंने तुमसे कुछ खरीदा ही नहीं। तो ये होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। तो अगर कोई पेई यानी कि अगर कोई ड्रॉवर बिल ऑफ एक्सचेंज लेता है, तो वो एक तरह का प्रोमिसरी नोट भी ले रहा है, ताकि उसमें जिसमें वो वादा कर रहा है कि हाँ मैं पैसे दूंगा। ठीक है। इट स्पेसिफाई दैट पेमेंट इज ड्यू ऑन डिमांड और एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। यहाँ पे ये बताया गया कि जिसके अंदर जिस डॉक्यूमेंट के अंदर ये बताया जाता है, क्लियरली बताया जाता है कि आपका पेमेंट ड्यू है, इतना रुपए का डिमांड है आपसे, और वो कुछ इतने टाइम पीरियड के लिए है। आप चाहो तो इतने टाइम पीरियड में दे दो या फिर उससे पहले मुझको मेरा पैसा जो है दे दो। ठीक है, उसमें क्लियरली बताया रहता है। इट्स ऑफन एक्सटेंड विथ क्रेडिट टर्म्स। ये एक क्रेडिट टर्म्स में ऑफेंड होता है जहां पे 90 डेज का यूज किया जाता है। 90 डेज यानी कि 90 डेज यहाँ पे बोला जा रहा है कि 90 दिन से ज्यादा आप किसी को उधार नहीं दे सकते हो। आपको जो भी आपसे उधार ले रहा है उसका होगा कि वो 90 दिन के अंदर अंदर या फिर 90 डेज में वो पैसे दे दे, वरना उस पे हो सकता है दूसरा कुछ कार्रवाई, लीगल कार्रवाई हो सकता है। As a a bill of exchange must be accepted by the drawee to valid। और बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत जरूरी होता है ड्रॉई का एक्सेप्टेंस में। अगर ड्रॉई उसे एक्सेप्ट कर रहा है तो ये वैलिड होता है, और अगर ड्रॉई उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ये वैलिड नहीं हो पाता है। तो ये तो था इसका कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसे मैंने एक थ्योरेटिकल पार्ट में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत बेहतर है, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखिएगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है। तो इसका पहला एग्जाम्पल मैंने ये लिया है कि ऑन जनवरी 1, 2015 राव सोल्ड गुड्स एट ₹10,000 टू रेड्डी। यानी कि 1 जनवरी 2015 में राव ने एक सामान बेचा 10,000 रुपए का रेड्डी को। हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज मेड, आधा पैसा उसने दे दिया तुरंत में, और कुछ पैसा जो बचा हुआ था उसने कहा कि वो पैसे को रेड्डी 30 दिन के बाद पे करेगा। 30 दिन के बाद रेड्डी जो है आधा पैसा पे करेगा, यानी कि 10,000 में उसने कुछ पैसे, मान लेते उसने 5,000 रुपए दे दिए, और 5,000 वो 30 दिन के बाद देगा। रेड्डी एक्सेप्टेड द बिल, रेड्डी ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया और रिटर्न इट टू राव, यानी कि रेड्डी ने उस बिल में सिग्नेचर करके राव को वापस कर दिया कि हाँ वो 30 दिन के बाद आपको बाकी के पैसे दे देगा। ऑन द ड्यू डेट राव प्रेजेंटेड द बिल। अब जिस दिन 30 दिन हो गया उस दिन राव ने फिर से रेड्डी को वो बिल को प्रेजेंट किया कि चलो अब बाकी का मेरा पेमेंट दे दो, और रेड्डी ने उसे वो पेमेंट दे दिया। अब इसमें क्या है कि जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राव एंड प्रिपेयर ऑफ राव्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रेड्डी। यहाँ पे ये बताया गया कि हम लोग को एक जर्नल बुक बनाना है, जिसमें हम लोग को ये बताना है कि वो पूरे ट्रांजैक्शन के बारे में हिस्ट्री बताना है। राव ने कि अपने ट्रांजैक्शन बुक जनरल बुक में क्या एंट्री किया है रेड्डी के लिए, और रेड्डी ने क्या बुक रेडी किया है अपने लिए, राव के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल अपने MS एक्सेल पे बताया है। आपको MS एक्सेल पे पूरा फॉर्मेट मिलेगा, जिस तरीके से हम लोग बोर्ड पे और आप जिस तरीके से कॉपी पे बनाओगे सेम फॉर्मेट पे बनाएंगे। तो यहाँ पे वीडियो बड़ा ना हो जाए इसीलिए मैंने इसे पहले से बना कर रखा है, ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए और आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। तो हम लोग जैसे कि जर्नल बनाते थे, अपने बेसिक्स में जर्नल बनाते थे, सेम उसी तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोग जर्नल भी बनाते हैं, जिसमें हम लोग एक एक आदमी का जिसने हमसे उधार लिया है
और जिससे हम उधार लिए हैं उनका बुक बनाते एक लेजर की तरह, लेकिन ये जर्नल होता है एक तरह से। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर यही होता है। हो सकता है आपके पास तीन जो है वो 3 डेटर्स हो, 4 डेटर्स हो, 1 डेटर्स हो, तो आप सभी का अलग अलग एक ट्रांजेक्शन बुक बनाते हो बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो यहाँ पे हम लोग राव का और एक रेड्डी का बनाए हैं। अगर हम लोग रेड्डी के हिसाब से देखें तो हम लोग ये बुक फॉलो करेंगे, और अगर हम लोग राव के हिसाब से देखें तो हम लोग इस बुक को फॉलो करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग समझने के लिए हम लोग दोनों बुक को फॉलो करेंगे ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाए। इसका पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग पीडीएफ का लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों आपको सेम फॉर्मेट बनाना है अपने कॉपी के भी अंदर, अपने एग्जाम में भी यही फॉर्मेट आपको बनाना है। तो पहला क्वेश्चन था कि राव ने रेड्डी को सामान बेचा 10,000 में 1 जनवरी 2016 या फिर 15, जो भी आपको डेट दिया रहेगा वो डेट लिख दो। ठीक है, यहाँ पे रेड्डी ने कितना 10,000 का सामान खरीदा है, तो राव के बुक जनरल बुक में क्या एंट्री आएगा कि रेड्डी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रेड्डी को सामान बेचा है, राव ने सेल किया है 10,000 रुपए में। ठीक है, यहाँ पे मैंने नरेशन भी लिखा है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ये तो राव का बुक था, और वही रेड्डी के बुक में क्या हुआ है, रेड्डी के बुक में कि उसने परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राव, यानी कि राव से कितने में 10,000 रुपए में क्रेडिट में लिया है। ठीक है, अब क्या था क्वेश्चन कि रेड्डी ने कुछ पैसे इमीडिएटली दे दिए, तो कैश में उसने 5,000 रुपए दे दिए रेड्डी को, राव को। तो यहाँ पे आप क्या, राव अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेड्डी अकाउंट। यानी कि अगर राव अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश अकाउंट को डेबिट कर रहा है, राव को क्रेडिट कर रहा है, तो ठीक इसका उल्टा रेड्डी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करेगा कि राव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेड्डी ने अपने नाम को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कोई भी अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखता है, वहां पे वो उसका नाम लिखता है जिसको उसने पैसे दिए हैं या जिससे वो पैसे लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे राव अकाउंट डेबिट कि राव को पैसे उसने दे दिए हैं, और क्रेडिट है कैश अकाउंट की उसके पास से पैसे चले गए हैं 5,000 रुपए। ठीक है, फिर तीसरा क्या था कि बिल्स रिसीवेबल कि उसने बाकी जो पैसा था उसने प्रॉमिसरी नोट पे बिल पे लिख कर दे दिया कि वो कुछ दिन के बाद पैसे देगा। तो बिल जो था बिल रिसीवेबल, राव के लिए वो बिल्स रिसीवेबल है, और रेड्डी के लिए वही बिल्स पेएबल है। क्योंकि बिल्स रिसीवेबल राव के लिए क्यों है, क्योंकि राव को उस बिल से पैसे मिलेंगे, और रेड्डी को बिल्स पेएबल क्यों है, क्योंकि वो बिल के बदले पैसे देगा, उसको बिल का पैसा देना है, इसीलिए रेड्डी के लिए वो बिल्स पेएबल है और राव के लिए वो बिल रिसीवेबल है। तो यहाँ पे जब राव ने रेड्डी को बिल दिया था कि आप इस पे साइन करके दे दो, यानी कि प्रॉमिसरी नोट दिया था कि आप इस पे साइन करके दे दो कि आप 30 दिन के बाद मुझे मेरे पैसे वापस कर दोगे, तो उसने क्या किया, रेड्डी ने उस बिल पे साइन करके वापस कर दिया राव को, ताकि वो फ्यूचर में जब जो ड्यू डेट है, जिस दिन का उसने टाइम दिया, उस टाइम पे वो फिर से प्रेजेंट उसके सामने कर सके। तो यहाँ पे हम लोग क्या ट्रांजेक्शन करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेड्डी अकाउंट, और सेम चीज हम लोग रेड्डी के बुक में क्या करेंगे, राव अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। होप आपको समझ में आया। फिर आखिरी जो 30 दिन हो गया, तो 30 दिन के बाद राव रेड्डी को प्रेजेंट करता है कि आपको पैसे देने हैं 5,000 रुपए। 30 दिन आज कंप्लीट हो गया, तो अब रेड्डी ने उसे पैसे वापस कर दिए। तो पैसे जब मिले तो कैश में दिए गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पे रेड्डी का नाम क्यों नहीं आया डेबिट पे, क्योंकि उसने पैसे दे दिए हैं, कैश में पैसे दिए हो या फिर चेक में पैसे दिए, उसने पैसे दे दिए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। राव के बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने उसे डेबिट किया था। और सेम वही चीज होगा रेड्डी के अकाउंट में कि उसने बिल पे कर दिया, तो बिल जो है वो डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेएबल डेबिट हो जाएगा, और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। डेट 3 फरवरी
2016। क्यों 2016? 3 फरवरी ही हुआ 1 जनवरी से, क्योंकि 30 दिन बोला गया। दोस्तों यहाँ पे 2016 है, 2016 लीप ईयर होता है। लीप ईयर में 29 डेज होता है फरवरी के अंदर, और जनवरी में 30 डेज होता है। ठीक है, 31 डेज होता है। अब 1 तारीख को तो उसने सामान खरीदा था, बात को ध्यान से समझिएगा। 1 तारीख को उसने सामान खरीदा था, तो 1 तारीख का तो वो नहीं जोड़ेगा, वो बाकी का दिन जोड़ेगा। ठीक है, बाकी का दिन क्या है? 30 दिन। 30 दिन बचा है, और 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है कि अगर वो 30 दिन में पैसे नहीं दे दिया तो वो उसको 3 दिन और हम लोग आगे का टाइम देते कि चलो 3 दिन और तुमको टाइम दिए, तुम 3 दिन के अंदर पैसे दे देना। इसीलिए 2 तारीख से लेके 31 तारीख 3 दिन हो गया, और एक्स्ट्रा 3 दिन, यानी कि 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी। 3 फरवरी को उसने पैसे दे दिए राव को, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 फरवरी लिखा है। आपको जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से आपको डेट लिखना है। आपको डेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन कई सारे स्कूल में ऐसा होता है कि डेट नहीं लिखा होता है, बस आपको डे बता दिया जाता है कि इतने दिन में, तो आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और पहले वो ईयर देखना होगा कि वो ईयर रैंडम ईयर है या फिर लीप ईयर है, 29 डेज वाला तो नहीं है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहला एग्जांपल तो समझ में आ गया, दूसरा एग्जांपल ये देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2016 शंकर परचेज्ड गुड्स, शंकर ने सामान खरीदा है पार्वती से 8,000 रुपए में। इमीडिएटली ड्रू अ प्रोमिसरी नोट इन ए फेवर ऑफ पार्वती पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। उसने, शंकर ने तुरंत से एक प्रोमिसरी नोट दे दिया पार्वती को कि वो 3 महीने के बाद पैसे देगा। 8,000 रुपए वो 3 महीने के बाद देगा। ठीक है, यहाँ पे शंकर ने सामान खरीदा है पार्वती से। शंकर परचेज्ड गुड्स फ्रॉम पार्वती फॉर 8,000, पार्वती से उसने सामान खरीदा है। ठीक है, और पार्वती ने उसे शंकर ने उसे इमीडिएटली एक प्रोमिसरी नोट दे दिया, कह दिया पार्वती को कि वो 3 महीने के बाद आपको पैसे देगा वापस। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द प्रोमिसर नोट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। Since Parvati was unaware about the provision of the law regarding the date of maturity of the bill, she handed over the bill to her lawyer, who duly presented the bill and received the payment. The amount of the bill was handed over the lawyer to Parvati immediately. तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या एनालिसिस किया कि यहाँ पे 2 पार्टी थे, 2 से 3 पार्टी हो गया, क्योंकि पार्वती ने लॉयर को बीच में ले आई, लॉयर ने पैसे दिए लाकर वापस, यानी कि लॉयर जो बन गया वो पेई बन गया, कि वो पार्टी से जाके एक पार्टी से पैसे लेगा और दूसरे पार्टी को जाके पैसे दे देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि शंकर ने एक सामान खरीदा है 8,000 रुपए का पार्वती से, और तुरंत शंकर ने ये कह दिया कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, एक बिल साइन कर देता हूँ कि आपको 3 महीने के बाद आपको आपके सारे पैसे मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉमिसरी नोट ये समय तो सही चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक हॉलीडे दे दिया। उस दिन एक हॉलीडे दे दिया जिस दिन उसका पेमेंट होने वाला था, और इस चीज से पार्वती को पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि यहाँ पे हॉलीडे दिया गया। तो उसने क्या किया, अपने लॉयर को भेज दिया, वो BR देकर कि जाओ मेरे लिए उससे पैसे लेकर आओ। तो जब लॉयर उस कस्टमर के पास गया तो कस्टमर ने उसे पैसे वापस कर दिए, क्योंकि उसके पास टाइम था, थोड़ा सा 1 दिन का टाइम था, उसने दूसरे दिन पैसे दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि जनरल बुक में पार्वती और शंकर का क्या सीन है। तो यहाँ पे एक और बुक हम लोग बनाए पार्वती का, और एक बना है शंकर का। शंकर यहाँ पे सामान परचेज किया और पार्वती ने उसे बेचा। तो पार्वती का सेम जैसे कि हम लोग करते हैं, आपको जितने बार भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में काम आएगा आपको हमेशा सेल ही करना है, चाहे वो किसी भी आदमी का हो, XYZ कोई भी आदमी लिखा हो, आपको वहां पे सेल अकाउंट देना है। इतने रुपए का आपने सेल कर दिया। वही शंकर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगा, परचेज करेगा। किसके नाम से, क्रेडिट में लिया पार्वती के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे 26 जनवरी
1 जनवरी 2016 को उसने बिल रिसीव किया, क्योंकि 1 जनवरी को ही उसने बेचा था शंकर को। तो शंकर ने एक प्रॉमिसरी नोट साइन करके दे दिया, बिल जिसे हम लोग बीआर कहते हैं। बीआर उसने रिसीव कर लिया और वहां पे 8,000 लिख दिया, और वही चीज शंकर ने बिल्स पेबल लिख दिया और वहां पे 8,000 लिख दिया। बिल्स पेबल आपका क्रेडिट पे होता है, बिल्स रिसीवेबल आपका डेबिट पे होता है। अब 3 महीने बाद 5 अप्रैल 2016 में जब लॉयर उसका गया तो उसने पैसे दे दिए। तो जब उसने पैसे दे दिए तो बैंक अकाउंट पे आ गया पैसा। तो बैंक अकाउंट 8,000 उसने चेक पे पैसे दिए होंगे, इसलिए बैंक अकाउंट आया। और अगर कैश पे दिए तो कैश लिख दो, ठीक है, कैश या बैंक कुछ भी लिख दो, लेकिन अमाउंट सही लिख दो। कि अगर उसने वहां पे लिखा है कि चेक में दिया तो चेक लिखो, बैंक लिखो, और अगर कैश दिया तो कैश लिख दो। वैसे उसने लॉयर को पैसे दिए थे तो हो सकता है वो चेक में ही दिया हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 8,000, और सेम शंकर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्स पेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? विशाल सोल्ड अ गुड्स 7,000 रुपीज टू मंजू। कब? 5 जनवरी 2016 को। ड्रू अपॉन हर अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर 2 मंथ्स। उसने 2 महीने बाद एक बिल दिया, एक्सचेंज पेबल बिल। 2 महीने बाद मंजू ने एक्सेप्ट किया उस ड्राफ्ट को। विशाल के द्वारा जो भेजा गया ड्राफ्ट था वो भेजा, एक्सेप्ट किया। हैंड ओवर द सेम टू द विशाल आफ्टर एक्सेप्टेंस, और फिर से उसको एक्सेप्ट करके उसे विशाल को भेज दे, यानी कि उस प्रोमिसरी नोट को साइन करके विशाल को वापस कर दिया। अब विशाल को जरूरत पड़ गया कि पैसे मुझे 5 जनवरी को ही चाहिए या 6 जनवरी को चाहिए, मैं उतना दिन वेट नहीं कर सकता। तो विशाल ने क्या किया, तुरंत बैंक में जाके अपना बीआर जमा कर दिया और बैंक को बोला कि आप जाके उससे पैसे ले लेना। तो यहाँ पे बैंक ने क्या किया कि उसने कहा कि ठीक है, मैं उससे पैसे तो ले लूंगा, और वो पैसे मुझे 2 महीने बाद मिलने वाले हैं, और पैसे आपको अभी चाहिए, तो मैं आपको इसके लिए कुछ परसेंट का चार्ज काटूंगा। क्यों काटूंगा? क्योंकि वो पैसे उसे अभी चाहिए और वो बैंक को पैसे मिलने वाले 2 महीने के बाद। तो 2 महीने का उसने 12% चार्ज काटने का कहा कि मैं आपसे 12% चार्ज लूंगा, जो भी आपका बिल है 7,000 के बिल में वो 12% का चार्ज ले लेगा। ठीक है, तो उसने कहा कि ठीक है चलो मैं आपको चार्ज दे दूंगा। फिर उसने वो पैसे लिए ड्यू डेट में। उसने 5 जनवरी को या 6 जनवरी को विशाल ने बैंक से पैसे निकाल लिए, और बैंक ने उससे मंजू से उसके ड्यू डेट यानी कि 2 महीने का उसने जो डेट दिया था उस डेट में उससे पैसे जाके एक्सेप्ट कर लिए और मंजू ने दे दिए। ठीक है, अब हम लोग उसे समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 लोगों का बुक बनाया, विशाल और मंजू। विशाल के बुक्स ऑफ अकाउंट में मंजू ने सामान खरीदा, यानी कि मंजू अकाउंट डेबिट टू सेल 7,000 रुपीज। वही मंजू ने सामान खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल। फिर 5 जनवरी को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मंजू। फिर बिल्स विशाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल इन मंजू। ठीक है, विशाल के जनरल बुक में आ गया बिल्स रिसीवेबल डेबिट में, क्योंकि उसी टाइम पे मंजू ने कह दिया कि चलो मैं आपको एक प्रॉमिसरी नोट दे देती हूँ कि आपको 2 महीने के बाद पैसे मिल जाएंगे। और यहाँ पे मंजू ने अपने भी बुक ऑफ अकाउंट में बिल्स पेबल लिख दिया कि मैंने बिल को एक्सेप्ट किया है और विशाल को पैसे देने हैं। अब विशाल को पैसे इमीडिएट चाहिए, 5 जनवरी को ही चाहिए। अब वो बैंक पे गया। बैंक उसे बोला कि ठीक है मैं आपको 7,000 रुपये दूंगा, लेकिन उसका मैं चार्ज काट लूंगा। कितना? 12% का चार्ज काटूंगा। तो वो कैसे कटेगा? तो वहां पे आपको इस तरीके से करना है कि 7,000, यहाँ पे मैं फॉर्मूला बैठा कर करता हूं, 7,000 इंटू 12% था तो 12/100 इंटू कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए, तो 2/12। अब यहां लिखे तो आपका 140 आ गया। अब 7,000 में 140 को लेस करोगे तो 686 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका काम, इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करोगे। अपने कैलकुलेटर में भी, अपने एग्जाम में भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे। अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो
आपको भी यही कैलकुलेटर इस तरीके से यूज करना है। वैसे मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ कैसियो का। अगर आपको कैसियो का कैलकुलेटर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस कैलकुलेटर का लिंक है, आप लोग उस कैलकुलेटर को वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑर्डर कर लीजिएगा। ओके, मेरे मुंह से डाउनलोड निकल जा रहा है, सॉरी, कि आपको वहां पे उसे ऑर्डर कर लेना है। मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, ठीक है। अब मंजू क्या करेगी, जैसे कि विशाल जो है अपने अकाउंट पे तो पैसे उस दिन उसे चाहिए थे 5 जनवरी को, तो उसने 5 जनवरी का एंट्री कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, उसे पैसे उसके मिल गए। और वही मंजू क्या करेगी, मंजू 2 महीने बाद, यानी कि यहाँ पे जो जनवरी 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 महीने बाद यानी कि मार्च आ जाएगा। मार्च का जो भी डेट आएगा वो XYZ, वो डेट के अंदर लिखेगी कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसने पैसे बैंक को दे दिए, क्योंकि बैंक जाके पैसे ले रहा है तो उसने बैंक को पैसे दे दिए, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे कौन सा डेट आएगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे मैंने डेट जानबूझ के गलत लिखा है ताकि आपका समझ सको कि आपका फोकस पूरा पूरा मेरे वीडियो पे है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे चौथे एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा चौथा एग्जाम्पल क्या है, ऑन February 1st 2016 जॉन परचेज्ड गुड्स फॉर 15,000 फ्रॉम जिम्मी। जिम्मी से जॉन ने 15,000 का सामान खरीदा है, जहां पे उसने 5,000 रुपए इमीडिएटली दे दिया चेक के थ्रू, और बाकी का पैसा उसने कहा कि वो बाद में देगा। लेकिन उसने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर लिया और ये कहा कि वो पैसे वो 40 दिन के बाद उसे देगा, लेकिन 5 दिन पहले ही उसका मैच्योरिटी आ गया, उसका 5 दिन पहले ही मैच्योरिटी डेट आ गया, 40 दिन होते होते उसका मैच्योरिटी डेट आ गया। तो जिम्मी ने उसे बैंक को अपना बिल दे दिया कि जाओ मेरे लिए इस बिल से पैसे कलेक्ट कर लो, क्योंकि मेरे पास ये बिल रहेगा तो हो सकता है वो गुम हो जाए, हो सकता है मेरे घर में जो बच्चे वो बिल को फाड़ दे, हो सकता है वो कहीं भीग जाए। इसीलिए उसने क्या किया, बैंक में जाके सबमिट कर दिया और कहा कि जाना तुम ही पैसे लेकर आ जाना 40 दिन के बाद। अब वहां पे बैंक पैसे कलेक्ट करने चला गया। द बैंक ड्यूली प्रेजेंट द बिल टू जॉन ऑन द ड्यू डेट। उसने 40 दिन बाद बैंक ने जॉन को बिल दिया और कहा कि आप पैसे दे दो, और द बैंक इन्फॉर्म द सेम टू जिम्मी, और जिम्मी को बैंक ने इन्फॉर्म कर दिया कि वो बैंक जा चुका है जॉन से पैसे लेने, और वो पैसे लेकर आ गया। अब उसका एंट्री कैसे होगा वो समझते हैं। तो उसका एंट्री कुछ इस तरीके से होगा, जहां पे जॉन ने सामान खरीदा है तो जिम्मी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखेगा, जॉन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और जॉन क्या लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू जिम्मी। कितना रुपए, 15,000 रुपीज। अब बैंक से उसने चेक से पैसे दिए थे, जॉन ने पैसे 5,000 रुपए जो इमिडिएटली दिया वो चेक से दिया। तो चेक कहाँ पे जमा होता है, वो बैंक में जमा होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉन हो गया। और सेम जॉन के अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या हो जाएगा, जिम्मी अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा 5,000 रुपीज। फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जॉन की उसने फिर से बाकी का पैसा बिल एक बनाकर प्रॉमिसरी नोट दे दिया, जहां पे जॉन ने उसे साइन करके वापस कर दिया। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जॉन, और वही चीज जॉन के बुक्स ऑफ अकाउंट में जिम्मी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, सेम डेट। अब 40 दिन बाद बात यह आता है कि उसने बैंक को पैसे बिल दे दिया, जिम्मी ने बैंक को BR दे दिया और कहा कि जाओ तुम पैसे लेकर आ जाओ और मेरे पैसे को अपने अकाउंट में ही रखना, मैं कैश नहीं निकालूंगा, या फिर मेरा बिल खराब हो जाएगा, बिल फट जाएगा, तो उसने बैंक में जाके जमा कर दिया। तो अब बैंक जो है उसने जिम्मी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन 10,000 रुपए डेबिट में, और बिल्स पेबल क्रेडिट में। अब बैंक जो है वो 16 मार्च को पहुंच गया, यानी कि बैंक को जिम्मी ने 5 दिन पहले, डेट से 5 दिन पहले जमा कर दिया बैंक को BR, और कहा कि 5 दिन बाद जाके तुम पैसे ले लेना जॉन से और अपने मेरे अकाउंट में डाल देना।
तो उस दिन तो 11 तारीख वाला में तो सिर्फ जिमी अपने बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा। क्यों? क्योंकि जॉन को तो उससे मतलब है नहीं कि पैसे किसे देने, उसे बस पैसे देने से मतलब है। कोई भी बिल लेकर आए तो उसने जॉन का उसमें किसी तरह का हाथ नहीं है। जॉन कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ जो भी करना है वो जिमी करेगा। तो जिमी ने 11 मार्च का अपना एंट्री किया है, बिल उसने सेंड किया, तो बिल जो है वो डेबिट हो जाएगा। अब 16 तारीख को बैंक जाता है और प्रेजेंट करता है जॉन को कि आपका पैसा बाकी, आप पैसे दे दो। अब जॉन ने पैसे दे दिए तो बैंक क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। जो भी 10,000 रुपए पाता था वो 10,000 रुपए दे दिया। और वही जॉन क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज 16 मार्च का। तो यहाँ पे आप लोग ने ध्यान दिया कि यहाँ पे 11 मार्च का एंट्री हुआ है और 16 मार्च का एंट्री हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 16 मार्च का एंट्री हुआ है क्योंकि जिमी का ये ट्रांजेक्शन था, यहाँ पे ट्रांजेक्शन जॉन का नहीं था। इसीलिए यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ जिमी अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड बनाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझ चलते हैं हमारे पांचवें एग्जाम्पल की तरफ। तो जहाँ पे ये बताया गया है कि जनवरी 15 2015 को राम ने लक्ष्मण को 30,000 रुपए का सामान बेचा और लक्ष्मण ने एक प्रॉमिसरी नोट ये जारी किया कि मुझे आप जो बिल दोगे वो 10,000 करके हर मंथ दोगे, यानी कि 3 महीने 10,000 रुपए करके आप अपना बिल भेजोगे। तो उसने कहा कि ठीक है, चलो मैं आपको यही चीज करूंगा। तो पहला मंथ में 10,000 जो भेजा गया तो वो राम को मिल गया, उसके मैच्योरिटी डेट पे मिल गया 10,000 रुपए जो उसने टाइम दिया था। दूसरा बिल में क्या हुआ कि राम ने उस बिल को डायरेक्ट इंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर सीता को, जिससे वो जिससे राम जिसे पैसे देना चाहता था, सीता जिससे पैसे पाती थी, यानी कि राम से सीता पैसे पाती थी। हो सकता है राम उससे बिजनेस करता हो, तो राम को वो पैसे उसे देने थे सीता को। तो बीआर जो है लक्ष्मण का, उसने सीता को दे दिया और कहा कि सीता तुम ही जाके राम से लक्ष्मण से डायरेक्ट पैसे ले लेना, जो तुम मुझसे पैसे लोगी तुम डायरेक्ट लक्ष्मण से ले लेना क्योंकि मैं लक्ष्मण से पाता हूँ। तो सीता ने कहा कि ठीक है। अब तीसरा क्या हुआ कि थर्ड मंथ होने वाला नहीं था, मतलब थर्ड मंथ के लिए उसके राम के पास टाइम नहीं बचा। तो उसने क्या किया कि इमीडिएटली जाके बैंक में उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया। कहा कि लक्ष्मण से तुम जाके पैसे ले लेना और मुझे पैसे अभी दे दो, 10,000 रुपये मुझे जरूरत है। लेकिन बैंक ने क्या कहा कि चलो मैं दूंगा तो जरूर, लेकिन उसका मैं 6% चार्ज काटूंगा। या फिर बैंक के पास नहीं जाके डायरेक्ट राम जो है लक्ष्मण के पास पहुंच गया, कहता है कि मुझे पैसे अभी दे दो, मैं तुमको थोड़ा डिस्काउंट दे रहा हूँ 6% का, तुमको थर्ड महीने में पैसे देने की जरूरत नहीं, 6% का जो डिस्काउंट है वो मुझे दे दो। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे ये समझते हैं कि यहाँ पे बताया गया कि ऑल द बिल्स वेर मेट बाय लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सारे पैसे दे दिए, इट मीन्स लक्ष्मण ने सारे पैसे एक्सेप्ट कर लिए, बिल्स को अपने डिस्काउंट को भी एक्सेप्ट कर लिया और सारे पैसे दे दिए। अब ये बताया गया कि राम और लक्ष्मण का हम लोग को बुक बनाना है और उसे समझना है कि किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पे राम और लक्ष्मण का हम लोग पहुंचते हैं। यहाँ पे राम और लक्ष्मण के नाम पे यहाँ पे मैंने जिमी लिख दिया, इसे मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। तो ये हो गया राम और ये हो गया लक्ष्मण। ठीक है, अब राम ने लक्ष्मण को सामान बेचा, वो तो हम लोगों ने लिख दिया, स्टार्टिंग से हम लोग यही लिखेंगे, 30,000 रुपए का। बिल रिसीव किया 30,000 रुपए का, और बिल जो है रिसीव हम लोगों ने कर लिया 30,000 रुपए का लक्ष्मण से। ठीक है, अब क्या हुआ कि सीता जो है 15 तारीख को वो गई, 15 जनवरी को, या फिर आप डेट आगे बढ़ा दो, जो भी आपको डेट दिया रहेगा। यहाँ पे मैंने डेट वही लिख दिया, ये गलती हो गया। तो यहाँ पे डेट आपका जो होगा वो चेंज हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा, 15 फरवरी, या फिर 15+3 कर दो, 15+2 कर दो, जो भी है वो डेट आप बढ़ा दो। यहाँ पे आपका आ जाएगा 18 फरवरी हो जाएगा 2015, क्योंकि ये लिप ईयर नहीं है तो 18 फरवरी आ जाएगा। सीता को पैसे मिले 10,000 रुपए। तो यहाँ पे राम ने अपने बुक ऑफ अकाउंट में क्या कर दिया, सीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल्स बीआर जो है उसने अपना पहला 10,000 वो सीता को दे दिया, सेकेंड वाला। ठीक है, और
लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण ने नाम लिख दिया डायरेक्ट कि राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कि उसने पहला पेमेंट जो है राम को दे दिया था और दूसरा पेमेंट में उसने बैंक अकाउंट को दे दिया। तो यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट देखिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पे कि थर्ड मंथ में जो गया उसमें वो बोला कि चलो मेरे जो पैसे हैं उसका तुम कुछ चार्ज काट लो लेकिन मुझको तुरंत पैसे दे दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया कि इसे हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सेम उसी तरीके से इसे भी कैलकुलेट किया गया है। तो 10,000 को हम लोगों ने 5% के साथ और 3 महीने का टाइम था तो 3/12 से डिवाइड किया, हमारा आंसर निकल आया। 125 रुपए का चार्ज हम लोग का कटा और बाकी के पैसे हमें उस टाइम पे मिल गए 10,000 रुपए, ठीक है। और फिर जो 18 फरवरी, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे कर दिया, तो फरवरी को जो हम लोगों ने एंट्री किया है वो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 रुपए, और सेम यहाँ भी इसी तरीके से बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट टू डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 और 10,000 रुपए हम लोगों ने पे कर दिए। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उस लक्ष्मण ने पैसे सीता को दिया या राम को दिया, उसने पैसे दे दिए, जो भी बीआर लेके आया उसे उसने पैसे दे दिए, उसका काम हो गया, ठीक है। जितना भी ट्रांजैक्शन करना था, जितना भी मॉडिफिकेशन किया गया है वो राम के जर्नल बुक ऑफ अकाउंट में किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी 6th एग्जाम्पल के तरफ। छठा एग्जाम्पल हमारा क्या है कि 1 जनवरी 2016 अरुण ने सुनील को 30,000 रुपए का सामान बेचा, जहां पे 50% का पेमेंट तुरंत सुनील ने कर दिया और अरुण ने एक 2% का कैश डिस्काउंट ऑफर कर दिया। सुनील को 2% का कैश डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया अरुण ने। फॉर द बैलेंस सुनील ड्रू अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ अरुण पेबल आफ्टर 20 डेज। और इसलिए इस खुशी में सुनील ने एक प्रॉमिसरी नोट जाहिर कर दिया जिसमें उसने कहा है कि वो अरुण को 20 दिन के अंदर अंदर या फिर 20 दिन के बाद बाकी का पैसा दे देगा। तो सिंस द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल वाज पब्लिक हॉलीडे, जिस दिन अरुण का मैच्योरिटी डेट आता उस दिन पब्लिक हॉलीडे आ गया, तो बैंक से तो पैसे मिलेंगे नहीं। तो अरुण ने एक और दिन प्रेजेंट किया, एक अगले दिन, कि अरुण प्रेजेंटेड द बिल ऑन अ डे एज पर द प्रीवियस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट which was met by Sunil, state that the date on which the bill was presented by Arun for payment and journalize the above transaction in the books of Arun and Sunil। यहाँ पे ये बताएगा कि आप हमें वो डेट बताओ जिस डेट को अरुण ने सुनील को अपना बिल प्रेजेंट किया। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 जनवरी 2016 और कितने दिन का टाइम है, 20 दिन का, ठीक है। अब हम लोग वो समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अरुण का बुक्स ऑफ अकाउंट पे पहुंचते हैं। तो जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स और इधर परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण 30,000 रुपए, कैश अकाउंट डेबिट टू चार्ज डिस्काउंट चार्ज, क्योंकि उसने डिस्काउंट भी अलाउ किया था, 2% का डिस्काउंट और आधा पैसा उसने दिया है। तो आधा पैसा जो दिया उस पे अरुण ने 2% का चार्ज लगा दिया था, डिस्काउंट चार्ज लगा दिया। तो वहां पे डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट 150 रुपए डिस्काउंट उसका हो गया और कैश अकाउंट डेबिट 14,850 रुपए अरुण को देने पड़े कैश में, और बिल्स रिसीवेबल उसने 15,000 दे दिया, ठीक है। और यहीं पे सुनील के अकाउंट में अरुण अकाउंट डेबिट 15,000 कैश और डिस्काउंट चार्ज तो 1,050 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर बिल्स रिसीवेबल उसने जो दिया 15,000 का वो लिख दिए और यहाँ पे बिल्स पेबल का एंट्री कर दिए सुनील ने। फिर 24 जनवरी, यानी कि देखिए डेट हम लोगों को मिल गया कि 1 जनवरी को बिल बना था और 20 दिन का टाइम लिया था और हम लोग एक्स्ट्रा 3 दिन देते हैं, तो उधर से तो एक दिन चला गया, यानी कि 19 दिन बचा। 19 दिन में एक दिन आप जोड़ दो, 20, मतलब कि जो 20 तारीख है
वो आपका 19 दिन हो गया, 21 तारीख हो गया आपका 20 दिन, और उसमें एक्स्ट्रा 3 दिन जोड़ दो तो हो गया आपका 24 तारीख। 24 जनवरी को आपको पूरे पैसे सुनील की तरफ से 15,000 रुपए मिल गए। ठीक है, तो 24 तारीख को अरुण ने बिल दिखाया कि मुझे मेरे पैसे दे दो और मैं घर चला जाऊंगा। तो सुनील ने अरुण को 15,000 रुपए 24 जनवरी को दे दिए। ठीक है, अब हम लोग हमारे आखिरी पॉइंट पे, आखिरी एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं, और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान से समझिएगा। दर्शन सोल्ड गुड फॉर 40,000 टू वरुण ऑन 8 जनवरी 2016 and drew upon him a bill of exchange payable after 2 months। उसने एक्सचेंज पेबल का बिल जो है 2 महीने के बाद देने की बात की है। 40,000 का सामान उसने खरीदा है। 8 तारीख जनवरी का 2016 में वरुण एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न द सेम टू दर्शन। वरुण ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, बीआर को एक्सेप्ट किया और दर्शन को वापस कर दिया साइन करने के बाद। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज मेड बाई वरुण। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दर्शन एंड वरुण इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का भी पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है अपने एग्जाम में। आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। When the bill was written by Darshan till the date of its maturity, when Darshan immediately discount bill 6% per annum with his bank, when the bill was endorsed immediately by Darshan in favor of his credit source Suresh, when 3 days before its maturity the bill was sent by Darshan to his bank for collection। अब हम लोग इसको समझते हैं। इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर वो नहीं हुआ तो ये कर सकते हैं, ये नहीं हुआ तो वो कर सकते हैं, वो नहीं हुआ तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग नॉर्मल जैसा कर देंगे कि सेल का एंट्री कर दिए वरुण टू सेल और उधर परचेज टू दर्शन। फिर बिल रिसीव किया गया वरुण के थ्रू, वरुण ने बिल एक्सेप्ट किया और फिर वापस कर दिया। तो दर्शन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू वरुण कर दिया 40,000 रुपए और उधर दर्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 40,000 रुपए। फिर 11 मार्च 2016 को कैश रिसीव किया गया 40,000 का बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, कैश रिसीव हो गया और बिल्स हम लोग का डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। और सेम ऑपोजिट में वरुण के बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्स पेबल जो है डेबिट हो गया और कैश जो है वो क्रेडिट हो गया क्योंकि उसके पास से कैश चली गए। या तो हम लोग ये वाला पोर्शन लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन, या तो हम लोग ये कर सकते हैं जो हमारा सेकंड नंबर पॉइंट था कि बैंक अकाउंट उसने बैंक को भेज दिया कि जाओ पैसे, मुझे इमीडिएटली पैसे चाहिए तो तुम उस डेट पे जाके ले लेना, अभी मुझे पैसे दे दो। तो बैंक ने क्या कहा कि ठीक है चलो मैं दे दूंगा लेकिन मुझे चार्ज देना पड़ेगा, 6% का पर एनम का चार्ज है और 2 महीने का मैं इतना चार्ज लूंगा। 40,000 में 400 रुपए उसने चार्ज लिए बैंक और 39,600 रुपए वरुण को दे दिया और यहाँ पे उसने ये एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कर दिया। फिर दूसरा ये हो सकता है कि सुरेश जो है उस वरुण का थर्ड पार्टी आदमी है, उसने कह दिया कि जाके तुम पैसे ले लेना क्योंकि वो पैसे सुरेश पाता होगा वरुण से। तो सुरेश गया बीआर लेके और उसे पैसे ले लिया 8 तारीख को। फिर हो सकता है उसने वरुण ने बैंक को ये दे दिया कि मेरे पास बिल गुम हो जाएगा, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ तो तुम जाके इस डेट पे पैसे ले लेना। तो उसने क्या किया बैंक ने कि ठीक है चलो मैंने तो पैसे ले ही लेना है, बाद में जब तक वो आएगा तब तक मैं अपने बुक ऑफ अकाउंट में वरुण जो है एंट्री कर दिया। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल और 8 जनवरी 2016 को उसने एंट्री मिल गया, उससे एंट्री मिल गया। या फिर 11 मार्च आप यहाँ पे कर दो, 11 मार्च 2016 को बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन और 16 मार्च 2011 को वहां पे वरुण जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर देगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसे लेने से मतलब है, पैसे देने से मतलब है। अब वो पैसे किसे दे रहा है वरुण, उससे मतलब नहीं है क्योंकि बीआर उसने देखा कि हाँ ये उसी जगह का बीआर है तो मैं पैसे दे दिया। तो ये है आज का एग्जाम्पल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैं स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।